बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? कल इस्लामाबाद की दो अदालतों से बड़े फ़ैसले दो आए हैं जो तहरीरी फ़ैसले हैं। एक सुप्रीम कोर्ट से आया है, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासम सूरी जो थे, साबिक़ डिप्टी स्पीकर तहरीक इंसाफ के, उनकी जो रूलिंग कलअदम करार दी थी उसका उन्होंने कल तफसीली फ़ैसला जारी किया था कि ये तकरीबन 2-2.5 माह बाद फ़ैसला आया। एक अरसे से लोगों को इंतज़ार था इस फ़ैसले का, गो कि एक और फ़ैसला है तहरीक इंसाफ से ही मुतल्लक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आ जाए, वो फ़ौरन फंडिंग का, वो पता नहीं कब आएगा। वो मेरा ख़्याल है ज़िमनी इलेक्शन के बाद आ जाए। वो भी तहरीक इंसाफ की सियासत का एक रुख बदल सकता है फ़ैसला फॉर्म फंडिंग का भी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया उसके कुछ अहम नकात है, वो बहुत ही ज़रूरी हैं उनको ज़ेर बहस लाना। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में वाज़ह तौर पर क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत भी पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जब पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करेगी, कोई भी गैर आइनी इक़दाम करेगी, तो अदालत आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसमें मदाखलत कर सकती है। ये वाज़ह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया है फॉर फ्यूचर। और दूसरी एक और जो अहम बात है, जो जस्टिस, ये सारा फ़ैसला जस्टिस अतर मैन अल्लाह साहब ने लिखा है, और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल और इन लोगों ने इख्तलाफी नोट्स ज़रूर लिखे हैं, लेकिन फ़ैसला सारा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिखा है। उसमें एक और जो अहम चीज़ वो ज़ेर बहस लाए हैं फ़ैसले में कि जो मरासला है, मरासला नहीं है, बेसिकली एक लेटर लिखा है सफ़ीर ने, वो आपको पता भी है, जो सफ़ीर ने सारा कुछ बता भी दिया है कैसे था सीन वो। उसमें सुप्रीम कोर्ट में बाबर अवान जो थे और जो अटार्नी जनरल थे, उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया कोर्ट को, वो मरासला नहीं दिखाया, सिर्फ मरासले से मुतल्लिक़ कुछ दलाइल दिए हैं कोर्ट को, वो मरासला नहीं दिखाया, सिर्फ दलाइल दिए हैं और कह दिया है डिप्टी स्पीकर ने कि ये साजिश हुई है। जबकि उससे पहले ये 8 मार्च को, 7 मार्च को आता है मरासला अमेरिका से, पाकिस्तान के सफ़ीर ही लिखते हैं। 7 मार्च को आता है, 8 मार्च को अदम एतमाद जमा होती है, उस पर हर सूरत 22 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर स्पीकर ने वोटिंग करानी थी। लेकिन एक अहम बात जो चीफ जस्टिस साहब ने उठाई है कि जब तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस मरासले पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया, तो फिर ये बार बार क्यों डिमांड कर रहे थे इमरान खान इंक्वायरी कमीशन बनाने की। एक और बात जो है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास इमरान खान वज़ीर आज़म थे उसी टाइम ही हुआ था, उसमें भी वाज़ह कह दिया था कि पाकिस्तान में इस मरासले में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश के सबूत नहीं मिले, ऐसी कोई बिल्कुल ज़िक्र नहीं है। फिर जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने उस वक़्त भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि कोई मदाखलत नहीं हुई गैर मुल्की। और एक और अहम बात जो जस्टिस बंदयाल साहब ने अपने फ़ैसले में उठाई है कि हुकूमत ने कोई भी ऐसा सबूत पार्लियामेंट में या कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में पेश नहीं किया कि अदम एतमाद के मामले में किसी भी अपोजिशन के रुकन ने किसी गैर मुल्की शख्सियत को कहा हो कि पाकिस्तान में हम अदम एतमाद लाना चाहते हैं, हमारी सपोर्ट करें। ये कहीं भी इसका कोई गवर्नमेंट ने कोई ज़िक्र नहीं किया, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन कराई है। और इससे आगे थोड़ा सा चलें कि एक और बात उन्होंने जो की है जस्टिस बंदयाल साहब ने कि डिप्टी स्पीकर के पास रूलिंग देने का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, जो कि स्पीकर ने इस्तेमाल नहीं किया।
जबकि स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके लिए एक डेट रख दी थी कि फ़लाँ डेट को पेश हो सकती है, लेकिन उसके बाद स्पीकर साहब गायब हो गए। आपको पता है, वो डरते मारे सीट पे आके बैठे भी नहीं थे। इजलास फिर कासिम सूरी से चेयर करवाया गया। और एक आखिरी बात जो है इसी फ़ैसले से रिलेटेड, अदालत ने कहा है अपने फ़ैसले में कि अदालत क़ियास आराइयों पर मबनी फ़ैसले नहीं करती, हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले और हक़ाइक़ की बुनियाद पर ही फ़ैसले करती है। तो एक इस पे थोड़ा सा मैं एक पीछे जाना चाहता हूँ कि यही अदालत थी, यही जस्टिस उमर अता बंदयाल थे जिन्होंने नवाज़ शरीफ को सिर्फ़ इस सूरत पर नाअहल किया कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स हैं कि नवाज़ शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाता है, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ का एक असासा था, चाहे वो अकाउंट में आए या नहीं आए, उन्होंने रिसीव किए या नहीं किए, ये नवाज़ शरीफ ने असासा डिक्लेयर नहीं किया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाता है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल का ही एक रिमार्क से वो पनामा केस के दौरान। और दूसरा जो बड़ा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया, वो इस्लामाबाद की जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी अराज़ी पर जो नेवी, एयर फोर्स और बड़ी फ़ौज के जो और हैं कमर्शियल सरगर्मियाँ, मनार रेस्टोरेंट हो, जैसे मारगला से राउंड अबाउट, और जितने भी नेवी गोल्फ कोर्स हैं, ये 3-4 जगह हैं। तो इसमें एक जो अहम, जस्टिस बंदयाल साहब छुट्टी से जाने से पहले ये फ़ैसला लिख के गए हैं, इसमें सबसे अहम बात जो है, उन्होंने इस सारी सरकारी अराज़ी पर जो कमर्शियल एक्टिविटी हुई हैं इनके मुआहदों को गैर कानूनी करार दिया और कहा है कि ये हुकूमत वक्त की, किसी भी हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की गई हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज को अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फ़ौज जो है वो दफ़ा का अदारा है, उसका काम नहीं कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर अमल करना, काम जारी रखना। अब उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा कि वज़ारत दफ़ा जो है वो इस चीज़ की इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि इस पर कौमी ख़जाने को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। अब वज़ारत दफ़ा आती है ख्वाजा आसफ़ के अंडर, और अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसफ़ इस मामले की क्या इंक्वायरी करवाएंगे? क्या वो अब दोबारा वही जनरल बाजवा जिनको इल्ज़ाम लगता है कि फ़ोन करके ख्वाजा आसफ़ ने फ़ोन किया था कि जी मैं हार रहा हूँ, को मदद करें, क्या वो ख्वाजा आसफ़ इस मामले की इंक्वायरी करने की जुर्रत रखते हैं? अब देखा ये जाएगा कि वो इंक्वायरी करवा भी सकते हैं कि नहीं। एक और जो आखिरी बात मैंने करनी थी वो है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़। कराची में अब MKM को दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की कराची में 14 के करीब सीटें हैं और ये सारी वही सीटें थी जो MKM की थी और पीपल्स पार्टी की थी। आपको पता है कि किन हालात में तहरीक इंसाफ को ये सीटें दिलाई गई थी। अब MKM दोबारा से ज़िंदा की जा रही है। फ़रूक सत्तार भी MKM में वापस आ रहे हैं, वो बाबर गोरी भी एक अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, वो उनको कल ज़मानत भी मिल गई है, वो भी MKM में दोबारा उसको लीड करेंगे। फिर अनकरीब मुस्तफ़ा कमाल भी MKM में वापस आएंगे, ये मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ, वो भी वापस आएंगे। फिर इशरतुल अबाद जो हैं साबिक़ गवर्नर सिंध, वो भी MKM में वापस आएंगे। ये सारे लोग दोबारा MKM के इकट्ठे होंगे। MKM बेसिकली कराची की जो बड़ी जमात थी वो MKM थी, उसकी सीटें छीन के तहरीक इंसाफ को दी गई थी। तो अब तहरीक इंसाफ का जो कराची में कब्ज़ा था वो भी आइंदा इलेक्शन से पहले पहले वो ख़त्म होगा। आप देखेंगे जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की सीटें कहाँ थी वो आपको नज़र नहीं आएंगी। एक दो बहुत मुश्किल सीटें वो आइंदा इलेक्शन में कराची में निकाल सकें। इंशाल्लाह कल दोबारा नए वीलॉग के साथ हाज़िर होंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।